आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल यूट्यूब का प्रोग्राम आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आखिरी शो में इरफान हाशमी आपको खुशामदीद कहता हूं और मेरे साथ मौजूद हैं शाहीन सिबाही साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम इरफान। सर क्या हाल है आपका? सर बस आप बताएं, सब खैरियत है? ठीक है, अल्लाह का बड़ा ही करम है सर। मैं एक तो मेरी अदम मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में आप अकेले ही लगे रहे और उसके लिए सर माजरत, लेकिन माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। वो कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है तो कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए, जाहिर है। हाँ, काम चलना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब हम दोबारा ये जो सिलसिला हमारा रुका था इसे दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं और व्यूअर्स के लिए कुछ ऐलानात भी मैं कर दूं आपकी इजाज़त से। व्यूअर्स, हमारा रेगुलर शो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे होगा इंशाल्लाह, और कोई स्पेशल एडिशन होगा तो यकीनन हम वो आपके सामने वीकडेज में भी लेकर हाजिर होंगे। बीमारी की वजह से हम रेगुलर शो नहीं कर सके, टाइमिंग्स भी बहुत बुरी तरह इसकी डिस्टर्ब हुई, लेकिन अब आपको ये रेगुलर शो मिलेगा और इसकी बाकायदा मैं ये कोशिश ये भी करूंगा कि इसकी टाइमिंग्स और कब ये शो अपलोड होगा, हम ये कोशिश करेंगे कि साथ साथ इसको हम कम्युनिटी पेज के ऊपर भी लगाते रहें। शाहीन साहब, आज की हेडलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पूरा पाकिस्तान मैदान जंग बना हुआ रहा, हमने देखा, और काफ़ी दिनों से ये सिलसिला जारी है। तहरीके लब्बैक पर पाबंदी आयद करने का बिलाखिर फैसला कर लिया गया है। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, ये हर मुसलमान के दिल में ये नारा है, और यकीनन इस पर जब भी कोई कहीं पर भी कोई आवाज़ उठाएगा तो हम उस आवाज़ को यकीनन दबाएंगे। अगर नबी की शान में किसी ने भी गुस्ताखी की, ये हर मुसलमान का ईमान का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो मजहबी जमातें जिस तरह मैदान में आई, जो इन्होंने डिमांड्स रखी हुकूमत के सामने, सर ये बड़ी एबनॉर्मल किस्म की डिमांड्स थी, ख़ुसूसन उस वक्त जब FATF का मामला हो, उस वक्त जब पाकिस्तान को बरतानिया ने, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें उस लिस्ट में शामिल कर दिया 21 ममालिक की, जो हाई रिस्क लिस्ट है। तो सर ये इस पर तो एक रोशनी डालें, क्योंकि ये लोग, पाकिस्तान की अवाम शायद उसका समझ नहीं रही, और स्टेट के अंदर हुकूमती रिट को चैलेंज किया गया था। इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप तफसील से बात करें। और दूसरी जो अहम खबर है हेडलाइन के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो गई है, और अब सियासत जो हम इतने अरसे से कहते रहे, आपको याद होगा कि अगली जमानत शहबाज शरीफ की होगी। मुताद्दिद दफ़ा हमने कहा पीपल्स पार्टी का एक नया अलायंस बनने जा रहा है शहबाज शरीफ के हवाले से, इस पर भी हम बात करेंगे। सर पहली खबर, इस पर आपकी क्या राय है? चूँकि ये तो आखिरकार होना ही था, पुलिस वाले, अब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जो उधर से लोग अगर शहीद हुए उन्हें शहीद कहा जाए, जो पुलिस वाले ऑन ड्यूटी थे उन्हें शहीद कहा जाए। तो सर ये हो क्या रहा है? कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इन्हें इस्तेमाल करके लोगों को सड़कों पर लेकर आती हैं और फिर ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये जैसा आपने आखिरी सवाल किया कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इनको लेके आती हैं और फिर इस्तेमाल करती हैं, ये बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन है। और ये कई दफ़ा ऐसा हो चुका है, खाली ये रिलीजियस जमातों के साथ नहीं हुआ, ये पॉलिटिकल जमातों के साथ भी हो चुका है, और उसका कुछ आगे चल के बात करते हैं कि उनके साथ भी क्यों हुआ और क्या हुआ। ये जो लब्बैक की जो तहरीक थी, ये आपको याद होगा कि ये जब ये धरना हुआ था इनका पहला फैज़ाबाद में, तो वहाँ पे इनकी ये ताकत नज़र आई, और फिर उनको जिस तरीके से हैंडल किया गया वो मेरा ख्याल है प्रॉपरली हैंडल उस वक्त टाइम था। जो आज ये हो रहा है, इन पे जो पाबंदी लग रही है, इनको बैन किया जा रहा है, इनकी अरेस्ट किए जा रहे हैं, ये उस वक्त होना चाहिए था, और उस वक्त शायद किसी वजह से नहीं किया गया, और उनको उनके साथ बहुत नरम और सॉफ्ट एटीट्यूड रखा गया, उनको अपीज़ किया गया, उनको खुश करने की कोशिश की गई। उनकी नाजायज़, बिल्कुल नाजायज़ डिमांड जो थी वो मानी गई, जैसे कि वो था कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को आप निकाल दें। तो ये कभी इस तरह हो नहीं सकता। फॉरेन पॉलिसी में मुल्कों के साथ ताल्लुकात में आप ब्लैकमेल में आके, छोटे छोटे ग्रुप्स और जत्थों के ब्लैकमेल में आके फैसले नहीं कर सकते।
तो ये फैसला उस वक्त करना चाहिए था, और मेरा ख्याल है ये बात एक हद तक ठीक है कि उस वक्त के जो फैसले थे वो बिल्कुल ठीक नहीं थे। जाहिर है रिफ्यूज़ करना ज़रूरी होता है स्टेट के लिए, हुकूमत के लिए, कि जी ये मामला गड़बड़ ना हो, बढ़े ना, लेकिन उसको कॉम्प्रोमाइज़, बेसिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। और वो अब दोबारा जब ये मामला आके खड़ा हुआ है तो ये फिर फैसला किया गया कि नहीं, वो जो पोजीशन थी गलत थी, अब वो पोजीशन नहीं ली जाएगी, और वो यही हुआ है। इन लोगों को कहा गया, समझाया गया कि जी जनाब बच्चों, और बहुत आपकी ताकत है, बहुत आपके फॉलोअर्स हैं, बहुत सारी आपकी फॉलोइंग यानी रिलीजियस फॉलोइंग है, और मगर ये कि आप इसको गलत इस्तेमाल ना करें, और इसको आप स्टेट के साथ, मुल्क के इंटरेस्ट, स्टेट के इंटरेस्ट, और इनको सामने रख के आप जो भी बात करनी है, जो भी एग्रीमेंट करना है वो करें। और जैसा कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बताया भी कि कोई 6-7 दफ़ा उनसे एग्रीमेंट पे डिस्कशन हुआ और फैसला हुआ, और फिर गिव एंड टेक होता रहा, लेकिन वो बात नहीं बनी, वो माने नहीं। अब जब वो माने नहीं तो ये मेरा ख्याल है उनकी कमज़ोरी है, या नापो इनएक्सपीरियंस कह लें, या उनके दिमाग में अब कुछ और घुस गया कि जी हम बहुत ताकतवर हो गए हैं और हम सबको रौंद देंगे, पूरा मुल्क खड़ा कर देंगे, पूरा मुल्क को शट डाउन कर देंगे। तो वो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। तो ये फिर लेटली फैसला हुआ, और मेरा ख्याल है ये फैसला हुआ जब ये आपकी प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की और आईएसआई चीफ की एक रिसेंटली 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी ये बात हुई कि जी ये जो अब इन्होंने शुरू किया है इसको हम नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, और इसको हमें रोकना पड़ेगा। फिर वो आगे सड़कों पे निकल आए, और उन्होंने जो एक तरह से शटडाउन शुरू किया, तो फिर वो अल्टीमेटली क्रैकडाउन होना ही था, और क्रैकडाउन किया। अब जो चैलेंज सबसे बड़ा वो ये है कि बैन तो कर दिया इनको कागज़ों में, और आगे चल के इनके साथ होगा क्या? कई सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोगों का कह रहे हैं कि जी अरेस्टेड हैं, बेशुमार पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, 2 बेचारे तो मारे गए इस झगड़े में। तो अब इनके साथ कोई यानी नरमी का कोई चांस नहीं है, और ये इशू बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है जो कंडीशंस फैटफ ने लगाई है, वो जो हमारे ऊपर लगाई गई है ना कंडीशंस के आप एक्सट्रीमिज्म को बंद करें, और ये और जो आपने अभी मेंशन किया ब्रिटेन ने जो हमें लिस्ट में डाल दिया है कि वॉच, सीरियसली वॉच लिस्ट में, वो यही सारे मसले हैं कि जी आप इन लोगों को, एक्सट्रीमिस्ट को, ये जो फोर्सेस हैं, फ्रिंज की फोर्सेस हैं, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं है, ये फ्रिंज की फोर्सेस हैं, ये आके जो अपना गड़बड़ फैलाती हैं और गड़बड़ करती हैं, इनको आप रोकें, सख्ती से रोकें, और इनको पूरे मुल्क की पॉलिसी और पूरे मुल्क के जो एक सिस्टम चल रहा है उसको डिस्टर्ब ना होने दें, और इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्टर्ब ना होने दें। तो ये सीरियस एक बड़ा इशू है, और ये इसके बहुत सारे नेशनल इम्प्लिकेशंस भी हैं और इंटरनेशनल इम्प्लिकेशंस भी हैं। तो अब देखना यही है कि जी ये जो फैसला हुआ है इसको कितनी सख्ती से, कितनी तेज़ी के साथ, और कितना पक्के तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि ये लोग सीधे हो जाएं, ये दोबारा ये इस तरह की कोशिश ना करें। और अगर की गई और कानून को हाथ में इन्होंने लिया और कोई लड़ाई झगड़ा किया, कॉन्फ्रंटेशन किया, तो फिर उसका नतीजा मेरा ख्याल है बहुत बुरा होगा। तो ये फैसला तो अब स्टेट के लेवल पे हो चुका है। राइट शाहीन साहब, ये तो हमारे घर की अंदर की बात है। पॉलिटिकल एफिलिएशन या पॉलिटिकल आप कहेंगे सपोर्ट सियासी जमातों की भी इन दीगर जो आपकी मजहबी जमातें, इनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए नज़र आएगी। पीपल्स पार्टी के बयानात भी सामने मौजूद हैं। लेकिन मेरी जो वरी है, अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान से हम जा रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें इन जो मजहबी जमातें, इनको देखना पड़ेगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
बरतानिया ने इसीलिए ऐसे ही नहीं हमारा नाम वो 21 ममालिक की लिस्ट पे शामिल कर दिया या FATF में डू मोर की बात की जाती है। तो ये सिनेरियो बहुत ही ख़तरनाक है, खुसूसन उस वक्त जब अमेरिका निकल जाएगा और वहाँ से जिस तरह इन्फिल्ट्रेशन होती है और लोग आते हैं, वो तो तारीख इसके ऊपर गवाह है। तो इस पर भी रोशनी डालें सर, ये होगा क्या? देखिए इरफान, एक इम्पॉर्टेंट बात जो हुई है इस सारे एक दो दिन में कि एक तो पॉलिटिकल जो पीपल्स पार्टी ने तो खुल कर बयान दिया है कि जी हम तो तहरीक लब्बैक के साथ हैं और इनके जितने एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं और फॉलो करेंगे उसको हम। तो ये कोई हालांकि ज़रूरत नहीं थी, उनके साथ तो एग्रीमेंट नहीं हुआ, ये नहीं, उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एग्रीमेंट हुआ है म्यूचुअल एग्रीमेंट कुछ 26 पॉइंट्स का है, पता नहीं वो 26 पॉइंट्स में क्या है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जी हम सपोर्ट करेंगे। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ये जो फोर्स उनको नज़र आई है ना, ये पूरे मुल्क में अचानक एक वो निकल आए लोग और सब जगह ब्लॉक हो गया। तो ये सियासी पार्टियां जिनकी अब पावर रही नहीं है, स्ट्रीट पावर रही नहीं है, खासकर पीपल्स पार्टी की स्ट्रीट पावर नहीं है, वो इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे और वो उन्होंने शुरू कर दिया है ये कह के कि जी हम आपके साथ हैं। मगर इससे इम्पोर्टेंट जो बात है, जिस तरह नून लीग फजलुर रहमान साहब की जमात का सहारा लेती है जी, पहले वो फजलुर रहमान साहब के पास भी यही पावर थी ना, इसीलिए उनको PDM का हेड बनाया गया था और धरने के लिए, और उनको आगे किया गया था। वो जो ऐसा जो कुछ हुआ उनके साथ वो तो कर छोड़ दें उसको, मगर अब उनको ये नई फोर्स नज़र आ रही है कि जी इसको हम पकड़ के यूज़ करें। लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट जो मैं बात करने लगा था, आप ज़रा देख लें रिकॉर्ड के तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है, TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बयान दिया इनके हक़ में, और जब ये अमेरिका का भी फैसला आ गया कि जी हम 1 मई से निकलना शुरू कर देंगे और सितंबर तक निकाल देंगे, तो अब ज़ाहिर है वहाँ तालिबान की हुकूमत होगी, तालिबान की, और वो इनको यूज़ करना चाहेंगे पाकिस्तान में। उन्होंने तो बाकी खुल के कहा है कि जी आप ये सारे सिस्टम को हटाने के लिए बंदूक उठाएं और लड़ना शुरू कर दें। तालिबान ने ये बयान दिया लब्बैक वालों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा एक वो बन सकता है पाकिस्तान के लिए मसला, अगर इनको इस स्टेज पे ठीक तरह से हैंडल ना किया गया। पॉलिटिकली भी हैंडल करने की ज़रूरत है और बाकी तरीक़ों से भी स्टेट ने अपनी फोर्स भी यूज़ करनी है, अपनी रेट भी बहाल करनी है, अपने आप को पॉलिसी भी ठीक रखनी है और ब्लैकमेल में भी नहीं आना है, और इन लोगों को सीधा करके रखना है ताकि ये दूसरे लोग दुश्मन इस्लाम अफ़गानिस्तान वाले, ये सियासी लोग, ये इनको कोई एक्सप्लॉइट करके इस्तेमाल ना करें। तो ये चैलेंजेस हैं, और ये मेरा ख्याल है अब सारी जो मिलिट्री और अब हमारी सिविलियन लीडरशिप जो है वो बिल्कुल अवेयर है इस बात से, उनको पता है कि जी ये कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है और इसको हमने किस तरीके से हैंडल करना है। और ये इसीलिए उन्होंने फौरी तौर पे ये फैसला किया है कि जी इनको पहले तो बैन करें और उसके बाद इनको फिर समझाएं बुझाएं कि जी आप ज़रा अपने रहें उसमें क्या कहते हैं हालात ठीक अपने हदूद क़यूद में रहें, यानी अपने दायरे में ही रहें, इससे बाहर ना निकलें। शाहीन साहब, हेडलाइन का सेक्शन हमारा भी जारी है। शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत, बहुत सारे सवालात हैं, अब हम ये जानना चाहती है। मैंने इससे पहले भी बात की है अपने शो के अंदर भी। लोग ये समझते हैं कि शायद ज़मानत होगी तो समझें जी कहानी अब ख़त्म हो गई है और ये बाइज़्ज़त बाहर आ जाएंगे। आपकी नैब की परफॉर्मेंस पूरी कौम के सामने है, लेकिन मैंने आज कुछ लोगों से बात की, वो ये कहते हैं कि जनाब ट्रायल नहीं होने दिया जाता, जजेस की तादाद बहुत कम है, वो अदालतें, आपको याद है आपने भी इस पर बात की थी कि मरियम की ज़मानत या गिरफ्तारी से पहले 10 रोज़ पहले बताया जाए, हाई कोर्ट ने ये कहा है। तो जब अदालतें इस तरह के फ़ैसले करेंगी जिसमें सर आपको वाज़े नज़र आएगा कि अदालतों का मिजाज क्या है, अदालतें किसकी हैं, और मुझे तो कम से कम कहने में सर कोई आर नहीं, और मैं कहता रहूँगा इंशाल्लाह। इन्हीं अदालतों ने जो 30 अदालतें हैं नैब की, वहाँ के जजेस का तयन करना है। आपको याद है सर वो शहबाज शरीफ के जज का तबादला कर दिया गया, अब जज ही मौजूद नहीं है, तो ट्रायल कैसे होगा या केस कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये हालात तो इसी तरह ही अदालतों के फर्दर जुर्म आयद नहीं की, उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी, मतलब कोशिश वो करते रहे कि फर्दर जुर्म आयद हो, लेकिन फर्दर जुर्म आयद होने ही नहीं दी राना सनाउल्लाह के केस में।
तो डिलेइंग टैक्टिक्स तो इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसे कैसे देखते हैं? शहबाज शरीफ की सियासत किधर जाएगी? अलायंस मुझे तो बनता हुआ सर नज़र आ रहा है, और हमारी इतलात ये है कि शहबाज शरीफ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे, क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा था कि बेटा जरदारी साहब के हवाले से और पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई बयान नहीं देना, हमजा को ताकीद की थी। देखिए, ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये इनकी नून लीग की सियासत जो है ना, शहबाज शरीफ के बाहर आने से और हमजा के बाहर आने से कुछ उसमें थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन शॉट्स जो कहते हैं ना, वो अभी भी नवाज शरीफ ही कॉल करते हैं। शहबाज शरीफ के साहब के पास इतनी मेरे ख्याल है पावर नहीं है, या हिम्मत नहीं है, या जज्बा नहीं है कि वो उनको कह दें कि जी नहीं भाईजान ये अभी नहीं हो सकता, ये हम नहीं कर सकते, अभी ये बात अभी वो नहीं कह सकते। लेकिन ये वो कह सकते हैं कि जी ठीक है, हम बात करके देखते हैं, हम कोई रास्ता निकालते हैं, हमें इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मगर पीपल्स पार्टी वाले लग रहा है कि उन्होंने फैसला कर लिया है कि जी अब इनके साथ जो है ना कोई ज़्यादा पींगे बढ़ाने की हमें कोशिश भी नहीं करना चाहिए, और ज़रूरत भी नहीं है। वो कहीं और पींगे वगैरह बढ़ा रहे हैं, शायद उनकी जो गुड्डी वुड्डी चल भी रही है, उड़ रही है, कुछ हवा शवा उसको मिल रही है, तो वो खुश हैं। मतलब है वो उनको अभी कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही पीपल्स पार्टी वालों को, इसलिए वो इनसे दूर जा रहे हैं। आज भी मैंने सुना इनके जो बयानात थे, अब्बासी साहब जो हैं, खाकान अब्बासी साहब, वो कह रहे थे कि जी घटिया किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। और जो अपने कायरा साहब थे, वो कह रहे थे कि जी इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। वो सारी वो टू एंड फ्रो चल रहा है। लेकिन जब ये शहबाज शरीफ बीच में आएगा तो मेरा ख्याल है एक सीरियस एफर्ट वो करेंगे कि किसी तरीके से को मिनिमम प्रोग्राम पे इकट्ठा दोबारा कर लिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी, यानी आपने तो वो सुना ही होगा, बल्कि सबको याद है, जरदारी साहब का मशहूर आलम कोट था कि जी ये माहिदे और ये जो बातें होती हैं, ये कोई कुरान और हदीस की कोई वो नहीं होते, ये तो जिस वक्त चाहे हदीस नहीं है, तोड़े जा सकते हैं, जिस वक्त चाहे उनको यू टर्न हो सकता है, ये सब। और वो यही हुआ है, और वो यही हो रहा है, और इस पे इसी तरह मेरा ख्याल है चलेगा। शहबाज शरीफ वगैरह को थोड़ी बहुत लिवरेज या लीवे या रास्ता तो मिलेगा, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम उनको कुछ ज़्यादा आगे नहीं जाने देंगे। क्योंकि मैं ये सुन रहा था कि ये कहीं से खबर आई थी, मुझे अभी याद नहीं रहा कहाँ से आई थी, कि नवाज शरीफ साहब ने इजाज़त दे दी है कि शहबाज शरीफ हमजा को बना दिया जाए, अगर कोई बात बनती है तो पंजाब हमजा को दे दिया जाए, या वज़ीर आला बना दिया जाए, या क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए ये पता नहीं, मगर ये कि ये कुछ सुना था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कभी हो सकेगा मरियम के लिए, और ख़ुद नवाज शरीफ के लिए। मरियम नहीं मान रही, तो ये कोई बात नहीं है। मगर ये इनकी टू और फ्रो चलती रहेगी, कोई मेरा ख्याल है कि कोई इम्पोर्टेंस इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करेंगे, और ये भी इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। ये जो यंग नौजवान निकले हैं लब्बैक वाले, इनको भी शायद एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करें। मगर डिपेंड सारा ये करता है कि गवर्नमेंट अपने कार्ड कैसे खेलती है। गवर्नमेंट के पास, अच्छा, गवर्नमेंट के लिए एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने शायद डिस्कस ही नहीं की, बहुत सारे प्रोग्राम हो गए, अभी जो उन्होंने फैसला किया है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैसला किया है, और वो ये किया है कि जी सेंसस जो है वो नया इसी साल शुरू हो जाएगा। नई मर्दमशुमारी इस साल शुरू होगी। अब मर्दमशुमारी को अगर आप शुरू करेंगे तो उसमें तो साल 2 साल लगते हैं पूरे होने में, और जब तक मर्दमशुमारी कंप्लीट नहीं होगी आप कोई इलेक्शन नहीं करा सकते। फिर ये उसकी बड़ी जो एक ट्रिक कह लें आप, ये छुपा हुआ उसका जो पॉलिटिक्स है, वो ये है कि जब आप मर्दमशुमारी कराने लगते हैं तो फिर सारे इलेक्शंस वो इंतज़ार करेंगे जब तक वो मर्दमशुमारी के रिजल्ट नहीं आते। उसमें लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस भी आ जाते हैं, उसमें नए आप अगर इलेक्शन कराना चाहते हैं असेंबलीज़ के, या तोड़ के कराना चाहते हैं, वो भी नहीं हो सकते। उसमें नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, लोगों के जो पैसों का जो डिवीज़न होता है, उसका भी दोबारा से रिवाइज होगा, सारा रिव्यू होगा कि जी किसको कितने पैसे मिलेंगे, कौन सा सूबा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कोई पंजाब के बराबर कोई आके अगर आ गया खड़ा हो गया तो फिर तो बराबर सबको बांटना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट, बिल्कुल ठीक है सर। शाहीन साहब, आपने बहुत सारी
वीडियोज़ इस वक्त मौजूद हैं और वो ग्रुप जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की भरपूर सपोर्ट करता है, चाहे वो तकरीर करें, चाहे वो अपनी अहलिया के साथ अदालत में आएँ, जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनकी भरपूर सपोर्ट करता है। और अब ज़ेर बहस आ रही है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की वो फ़ैसला, वो तहरीर जो उन्होंने दिया ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो जिनका धरने से ताल्लुक़ था, फैज़ाबाद धरना माजी में भी। अब वो ये कहते हैं कि जिनके बारे में लिखा गया था, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो फ़ैसले किए गए थे, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने ISI के हवाले से फ़ैसला किया और बाकी लोगों के हवाले से फ़ैसला किया, तो आपको शायद इसकी सज़ा मिल रही है। और अब उसे इस फैसले का जिक्र किया जाता है कि काजी साहब तो ज़ेर अताब आ गए और इसका नतीजा ये निकला कि अगर इन्होंने कुछ किया होता उस फैसले की रोशनी में, तो आज ये जो पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक का जो पाकिस्तान वाला मामला है, ये ना इस तरह सामने आता। तो पहले तो सर इस पे रोशनी डालें, क्योंकि मुझे तो कम से कम ये बात हजम नहीं हो रही। देखिए, ये बात मैंने भी नोटिस किया कि जी जितने ये जिसे कहते हैं ना, बाजे लोग तो कहते हैं लिबरल्स और बाजे कहते हैं पता नहीं कौन से लिबरल्स, और बड़े बड़े नाम लोगों ने दिए हुए हैं, नजम सेठी टाइप के, और ये नया दौर और दूसरे तीसरे जो ये ब्लॉग्स चलते रहते हैं, इन्होंने इस इशू को बहुत उछाला है कि जी काजी फैज़ ईसा साहब ने तो उस वक्त कह दिया था कि जी ये इस पे एक्शन करें और नहीं किया गया तो अब ये भुगतेंगे। ये तो एक पोर्शन है ना, लेकिन उसको लिंक करना काजी फैज़ ईसा साहब के अगर पर्सनल कोई मामलात निकले हैं जिन पे उनको सवाल के जवाब देने हैं, उनकी प्रॉपर्टी है या उनकी फैमिली के कोई एसेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर हैं और उनका एक रेफरेंस बना है, तो इन दोनों चीज़ों को लिंक करने का कोई सेंस नहीं है। कोई खामखा की ये बात है कि जी सज़ा दी जा रही है। सज़ा क्या मतलब दी जा रही है? अगर यानी ये काम इन्होंने तो अगर किया था, गलत किया था या सही किया था, ये तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फैसला होगा जब भी होगा। लेकिन अगर ये कुछ हुआ था तो इसको तो अगर वो फैसला देते या ना देते, या पुराने जो धरने के बारे में वो कुछ कहते ना कहते, इसको तो वैसे ही आना चाहिए था, ऑन इट्स ओन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। अब वो उन्होंने क्योंकि फैसला दे दिया तो लोग कहते हैं जो उसकी वजह से सज़ा दी जा रही है। सज़ा नहीं दी जा रही। उनसे पूछा जा रहा है कि जनाब आप क्योंकि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, तो आपके ये चीज़ें जब सामने आई हैं, आपके रिकॉर्ड्स में, आपके एसेट्स के डिक्लेरेशंस में और बाकी चीज़ों में, तो इसका जवाब दें। इसका कुछ दूसरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसको लोग एक्सप्लॉइट मीडिया वाले करते हैं और करेंगे, यानी जी हाँ। तो ये ताल्लुक जो है वो जोड़ा जा रहा है जी। इसको मतलब है कि क्लियरली देखना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें लिंक नहीं है। उनका फैसला होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो भी होगा वो वहाँ होगा। और ये बात जो है ये किसी हद तक ठीक है कि जी मैंने शुरू में ही कहा कि जी उस वक्त फैसले कुछ गलत हुए थे, अब उनकी करेक्शन की जा रही है, कोर्स करेक्शन होगी, सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, तो ये मसला प्रॉपरली हैंडल हो जाएगा। और अभी हम चल के अपना जो दूसरा सेक्शन है उसमें एक पुराना इस किस्म का एक वाक़या भी आपको सुनाते हैं कि जो किस तरह हैंडल शुरू में किया जाए तो हालात ठीक हो जाते हैं। शाहिद साहब, किस्सा निस्फ सदी का है, बहुत ही मांग है इस सेक्शन की और लोग बहुत ही मुस्तफ़ीद हो रहे हैं आपके तजर्बात से, और जो कुछ आपने 5 दहाइयों में देखा तो इट्स वेरी इंसाइटफुल। आप मुझे ये बताएं, क्योंकि पहले भी हमारी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात भी हो रही थी, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ होगा ऐसा जो कुछ मजहबी जमातों को इस्तेमाल किया जा रहा है। माजी में भी तो सर कहीं ना कहीं सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को इन द नेम ऑफ रिलीजन यूज़ किया गया होगा। देखिए, इस सेक्शन में मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन एक छोटी सी मैं पहले करेक्शन कर दूँ जो हमारे पिछले प्रोग्राम में थी ज़ियाउद्दीन साहब के हवाले से। उसको इतना मेजर बात नहीं है, लेकिन उनका मुझे फ़ोन आया था कि जी आपने थोड़ा सा वो टाइमिंग की कुछ आगे पीछे हो गया, क्योंकि बहुत 20-25 साल पुराना वो सारा किस्सा था। उसमें सिर्फ करेक्शन ये करनी थी कि ज़ियाउद्दीन साहब इस्लामाबाद से लाहौर गए थे डॉन में एडिटर बन के, और वहाँ से फिर वो इस्लामाबाद के न्यूज़ में आ गए थे। न्यूज़ में जंग ग्रुप में चले गए थे, मगर इस्लामाबाद में आ गए थे।
और वहाँ पर वो कुछ अरसे रहे, उसके बाद फिर हम उनको डॉन में खींचे ले आए थे। तो वो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मगर उन्होंने क्योंकि कहा था तो मैंने कहा करेक्शन कर दें। ये बात देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जी पहले भी किया गया, पहले इस्लामी जो फोर्सेस हैं इनको भी यूज़ किया गया, पॉलिटिकल फोर्सेस को भी। मैं आपको एक किस्सा बताने लगा हूँ MQM का। MQM को सबको पता है कि कब बनी थी, क्यों बनी थी। 85 के मिडल में MQM को ज़ियाउल हक साहब ने बनाया था और उनको नर्चर किया था, खड़ा किया था। फिर 91 में वो 90 के इलेक्शन में कराची में वो जनाब पूरी उन्होंने स्वीप कर लिया और फिर हुकूमत में शामिल हो गए। बेनजीर की हुकूमत को हटाया गया और वो पूरा कराची और फिर उनका कब्जा हो गया अर्बन कराची पे। तो ये अब जिन फोर्सेस ने उनको बनाया था उनके कंट्रोल में तो थे, लेकिन वो बाज़ वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। तो एक दिन की एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, और ये वाक़या ऐसा है कि जिसकी वजह से अल्ताफ़ हुसैन मुल्क छोड़ के भाग गए। यानी उसकी एक मेन वजह ये थी। ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 1991 की, और मैं इस्लामाबाद में था। और क्योंकि मैं कराची में जब था तो MQM को मैं कवर करता था और सारी बातें उनकी रिपोर्टिंग बहुत करता था। तो इस्लामाबाद से मैंने एक रिपोर्ट डॉन में ही छपी कि आज के दिन यानी 12 दिसंबर को ये एक नोटिफिकेशन इशू किया इस पाकिस्तान स्टील मिल ने कि 4000 से ज़्यादा लोगों को आज डिसमिस टर्मिनेट कर दिया गया। और उसकी कहानी, उसकी जो स्टोरी थी वो फ्रंट पेज पे डॉन में छपी, और इत्तेफाक से मुझे उसकी कॉपी भी मिल गई, जो कि आपको वो हेडलाइन भी आप पढ़ सकते हैं उसकी, मेजर क्राइसिस इन स्टील मिल। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ी मज़े की बात है। जब ये छपी, जिस दिन ये नोटिस आया कि इन सबको टर्मिनेट कर दिया जाए, तो स्टील मिल के चेयरमैन एक मेजर जनरल साहब थे, शुजात अली बुखारी साहब। उनको जनाब बड़ी थ्रेट्स गई MQM की तरफ से कि जी, और उस ज़माने में फेडरल गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर MQM के थे, जो प्रोडक्शन मिनिस्टर, जो स्टील मिल के भी मिनिस्टर थे। उन्होंने भी फ़ोन किए और कहा कि जी इसको आप फौरी तौर पे वापस लें, वरना कराची में सुबह आग लग जाएगी, पूरा कराची जल रहा होगा अगर आपने ये वापस नहीं लिया। अब ये थ्रेट इस तरह की, ये इसी किस्म के ग्रुप देते हैं जैसे कि अब ये लब्बैक वगैरह वालों ने किया। तो उस वक्त तो शुजात बुखारी साहब बड़े परेशान हुए कि क्या करें। तो फिर कोर कमांडर जो थे कराची के, उनसे बात की उन्होंने मिलिट्री ग्रिड के ऊपर अपने, कि जी हमें तो ये थ्रेट दे रहे हैं वो कि सुबह कराची में आग लग जाएगी। और डॉन में क्योंकि छपी थी तो हमें भी फ़ोन आए कि जी सुबह आपके अखबार की एक कॉपी भी नहीं बिकेगी, सब जला दी जाएगी कराची में। तो हम लोग भी परेशान हो गए। हमने कहा भाई ये क्या मसला है, हमने तो खबर दी है, जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है और जो अच्छा। तो शाम तक ये हुआ कि अंडर दैट प्रेशर वो नोटिफिकेशन तो वापस हो गया और वो रुक गया 4000 लोगों का। लेकिन जो हमें जो थ्रेट दी गई थी और वो जो सुबह कराची का जो आग थी, उस पर कोर कमांडर साहब जो थे ना, वो फिर ही लॉस्ट हिज कूल। उन्होंने कहा जी अब ये बहुत हो गया, अब वी वोंट टॉलरेट दिस। उन्होंने जनाब बाकायदा फिर MQM वालों को कहा कि जी अगर सुबह एक कॉपी भी डॉन की कहीं जली या कहीं गड़बड़ हुआ, कोई गड़बड़ हुई, तो फिर आप समझ लें कि आपका जो हशर होगा वो होगा, हम आपको ऑफिशियली बता रहे हैं। और वो जनरल बंगश साहब थे, उस वक्त कोर कमांडर थे कराची, कोर 5 के कराची में। तो उन्होंने ये स्टैंड लिया फिर, और हमें भी फ़ोन करके उनके एक ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जी आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ये आप लोग अपना काम करें, जो आपने छापना है छापें, आपका अखबार को कुछ नहीं होगा। तो हमें कोई थोड़ा हिम्मत हुई कि यार चले कुछ तो कोई टेक केयर करने वाला है वहाँ। तो उस वक्त तो MQM की ऐसी बात आई थी कि उंगली हिलाएं तो पूरा शहर जलने लगता था। फिर अगले दिन कुछ नहीं हुआ। जब ये मसला हुआ और अल्ताफ़ भाई ने देखा कि जी ये तो अब मसला ख़राब हुआ है, तो विद इन 3 वीक्स, मेरा ख्याल है जनवरी के शुरू में वो गए उम्रा करने, निकल गए। उन्होंने देख लिया कि अब यहाँ हालात ख़राब हो रहे हैं, उम्रा करने गए और वहाँ से वो सीधे लंदन चले गए, और उसके बाद फिर आज तक वापस नहीं आए वो। तो टाइम पे अगर कोई एक्शन हो जाए तो उसका असर होता है और सही होता है।
बाद में वो चलाते रहे लंदन से बैठ के, जब तक वो बड़ी लंबी कहानी है कि क्या होता रहा। लेकिन ये है कि भागे वो उस वजह से थे कि जब फौजी कमांडर ने उनको कह दिया कि जी अब इसके बाद नो मोर, बस। तो अब ये इन लोगों से भी मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है और फौजियों ने भी शायद फैसला कर लिया है कि इनको भी कहा जाए कि जी नो मोर, और शायद अब ये नो मोर कामयाब भी होगा। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। शाहीन साहब ने बड़ी तफसील के साथ कुछ किस्से आपके साथ शेयर किए। मुझे और शाहीन से भाई साहब जी, अल्लाह ने के बाद।